आज हम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नथौर में पहुंचे हैं। तो नथौर जो विद्यालय है यहाँ की टीम, यहाँ के स्टाफ के द्वारा बड़ा ही सुंदर है विद्यालय, एक सरकारी विद्यालय, बड़ी अच्छी देखरेख, बड़ा अच्छा विद्यालय हमें देखने को मिला। तो सबसे पहले हम विद्यालय में अभी प्रवेश कर रहे हैं, तो यही मन में सोचा क्यों ना अच्छी बात की जो चर्चा है होनी चाहिए। सर, कैसा लगा आपको ये विद्यालय, जैसे आप प्रवेश कर रहे हो इस विद्यालय बहुत में? बढ़िया, देखते ही मन खुश हो गया। इतना ज़बरदस्त विद्यालय बना रखा है और प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था, इधर झंडे, राष्ट्रीय झंडे, यानी यूथ पार्लियामेंट के लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत किया। सारा बहुत सुंदर बना रखा है, राष्ट्रीय झंडे लगा रखे हैं और इधर खुले में युवा पार्लियामेंट का प्रबंध कर रखा है। और ये हमारे स्वागत के लिए गजब का सुंदर। मैं आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नथौर आया था युवा संसद के सिलसिले में। मैं SCRT गुड़गांव की तरफ से निर्णायक मंडल में हूँ सिरसा जिले में, और मुझे आज PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बचेर और गवर्नमेंट बड़ी और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नथौर आना था। तो मुझे जब नथौर आया तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि गवर्नमेंट स्कूल देख कर मेरी आंखें चौंधिया गई। तो सबसे मिला, उनके प्रिंसिपल सर DDO श्री गुरमेल जी हैं। हाँ सर, आपने कब ज्वाइन की थी सरकारी नौकरी? सर, मेरी ज्वाइनिंग तो 99 की एज ए JBT सर। अच्छा, 2010 में एज ए SS मास्टर और 2016 में एज ए PGT इंग्लिश प्रमोट हुए थे। अच्छा, इस स्कूल में कब से हो आप? सर, मैं इस स्कूल में 1 सितंबर 2022 से हूँ सर। इस स्कूल के इतना सुंदर होने के कारण क्या है? सर, इसमें क्या है कि इस गांव में एक शिक्षा सुधार समिति बनी थी कुछ साल पहले, और उस समय क्या है कि सभी गांव वालों ने मिलकर एक कलेक्टिव सोच रखी थी कि अपने स्कूल की डेवलपमेंट करनी है, और उसी के सबने गांव में चंदा इकट्ठा किया, कुछ पंचायत ने सहयोग किया, और धीरे धीरे करते कि ये एक बहुत बढ़िया स्कूल बन गया। और ये 2023-24 में ये विद्यालय जो हमारा वरिष्ठ श्रेणी है विद्यालयों की, उसमें जिला स्तर पर भी प्रथम आ चुका है मुख्यमंत्री सौंदर्यकरण प्रतियोगिता में। और आज ये इसका सौंदर्यकरण इतना अच्छा है कि कोई भी आता है या गांव में कोई रिश्तेदार आता है वो भी एक बार स्कूल में जरूर होके जाता है कि इतना बढ़िया स्कूल है सर। मुझे स्कूल सुंदर देखने का एक आदत सी है। जब मैं कहीं घूमने जाता हूँ तब भी मैं किसी राज्य में हो चाहे स्कूल में ही जाता हूँ, तो मुझे ये देखकर भी बड़ा अच्छा लगा कि सारी व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। तो इसमें अध्यापकों का सहयोग आपका कैसा रहता है? सर, हमारे पास जो मेरी टीम है सर, मैं गर्व महसूस करता हूँ कि एक बहुत बढ़िया टीम है, और सभी इतने सहयोगी हैं और अपने आप हर चीज मेंटेन रखते हैं। किसी तरह के जो क्लास 4 पे है वो भी, और जितने साथी हैं सब मिलके एक से एक चीज सोचते रहता है कि हमने स्कूल के डेवलपमेंट के लिए कुछ नया करना है, जो दूसरी जगह से देख के आएंगे, कहीं नहीं देख के आएंगे, वो आके बात करेंगे स्टाफ में कि हम अपने स्कूल में ये डेवलपमेंट करते हैं। और जब ऐसी सोच से हम इकट्ठे बैठते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ नया करने की सोचते हैं और धीरे धीरे के हम डेवलपमेंट करते हैं। आपका स्टाफ और आप सबको बहुत बहुत बधाई। और एक मैं गुरमेल जी ये पता करता रहता हूँ कि जो टीचर अपने बच्चों के प्रति ज्यादा लगाव रख रहा है, बहुत मेहनती अध्यापक है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, इस पर मैं एक सर्वे करता हूँ। ये मेरी आदत है और मेरा वो सर्वे 390 तक पहुंच गया है। आप 391 हैं। मैं पहले पूरा, आप अचानक आपसे नहीं पूछ रहा ये, क्योंकि मैं पहले पता कर लेता हूँ कि जो अध्यापक, मैं एज ए DDO एज ए प्रिंसिपल मुझे ज्यादा मैं प्रभावित नहीं होता, मैं एज ए अध्यापक प्रभावित होता हूँ। तो जो सफल अध्यापक है, जो अपने बच्चों के प्रति डेडिकेटेड है, जिन्होंने इन जरूरतमंद बच्चों के लिए काम किया है, मैं ये जानना हमेशा चाहता हूँ कि उसके बच्चे क्या करें। सर, मैं नवोदय में पढ़ा हूँ। अच्छा। और नवोदय के फर्स्ट बैच थे,
और वहाँ जो लाइफ थी ना उसमें ये सीखा है अनुशासन और दूसरा काम के प्रति डेडिकेशन। तो ये दो चीज चल रहे हैं, इन बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, तो ये नेचुरल है कि खुद के बच्चों को उनका कुछ ना कुछ पे बैक मिलेगा। क्या तो कर रहे हैं आपके बच्चे? मेरी बेटी एमडी डॉक्टर है जो पीडिया से एमडी कर रही है गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज से। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट थी क्योंकि उसने एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट मिली, उसके साथ के साथ कंटिन्यूटी में वहीं उसी कॉलेज में उसको एमडी की सीट मिली। बेटा अभी +2 है, वो भी नीट की तैयारी कर रहा है, वो भी कोचिंग ले रहा है। इसका मतलब सफल है आप? कुछ सफल कह सकते हैं या नहीं कह सकते ये तो बात नहीं है, पर इतना जरूर है अपना जो भगवान के धन्यवाद करते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं सोचते हैं भी अच्छा करके दे बच्चों के लिए हो रहा है। जो भी है हमारे पास बच्चे आते हैं इनके लिए सुबह आते हैं तो ये सोच के जाते हैं कुछ ना कुछ अच्छा करके। यानी आप जरूरतमंद बच्चों की तरफ ध्यान है, ईश्वर का आपके बच्चों की तरफ ध्यान है। तो चलो कुछ भी है जी, भगवान देखता है, ये सब कुछ भगवान के है जी कि हम तो अच्छा करने की ये कोशिश। हमारा ऑफिस है, ये बहुत बढ़िया, आपको दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया बना रखा है। ये गाँव के सदस्य और उनका स्टाफ, और ये हमारे पत्रकार महोदय। क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार। यस सर। क्या चैनल है आपका? मैं अमर उजाला को सपोर्ट कर रहा हूँ रानिया से। तो आप तो यहाँ घूमते रहते हो, आपको कैसा? हाँ, मैं सेकंड टाइम यहाँ पे आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। पहले भी 1-2 बार आए थे, तब तक गुरमेल जी यहाँ पे नहीं थे, उससे पहले आया था। उससे पहले मेरा में बहुत फर्क है देखने में। ऐसा स्कूल पहले तो कुसर का था नज़दीक में, जो मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यकरण के अंदर फर्स्ट आया था। उसके बाद में यहाँ का नथौर का आया, बहुत अच्छा लगा देख के कि जो फैसिलिटी प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट वाले दे रहे हैं तो पेरेंट्स से भी अनुरोध करूँगा कि वो भी अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करें। अकेले ये नहीं है कि आप फैसिलिटी की ओर ध्यान दें। जो कुछ यहाँ पे पढ़ाया जाता है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, चाहे वो कोई बस स्कूल हो, एनसीईआरटी का जो सिलेबस होता है, जो कुछ पढ़ाया जाता है, आगे कामयाबी उसी में ज़्यादा मिलती है। आजकल कुछ अखबार पॉजिटिव खबरों की ओर भी ध्यान देने लगे हैं। हाँ क्योंकि सर। जनता का मूड बदल रहा है। हाँ सर, ये है। तो आपका अखबार इस ओर ध्यान दे रहा है? सर, जितनी कवरेज करते हैं ओनली पॉजिटिव की ओर ही अग्रसर रहते हैं। मैं स्पेशल गवर्नमेंट स्कूलों को कोऑपरेट कर रहा हूँ, विश्व भी बोलता भी हूँ भी आपके कोई भी बच्चे खेल में कोई अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो या फिर कहीं भी प्रतियोगिता के अंदर अच्छा वो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो स्पेशल कवरेज की जाती है उनकी। अगर मुझे कहीं से पता भी लग जाता है अदर पॉइंट से भी, तो भी मैं उनकी कवरेज उठाता हूँ, स्पेशल लगाते हैं ताकि गवर्नमेंट स्कूल आगे आए। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे बच्चे पत्रकारिता में आएंगे तो और ज्यादा फायदा होगा। ये है सर। देखो, एक पत्रकारिता एक सेवा का वो है, तो इसके अंदर हम एक अच्छी नीयत से और अच्छी लगन से अगर कार्य करेंगे ना, तो ही कामयाबी है और वो समाज में एक अच्छी छवि भी बनती है, और नहीं तो थोड़े टाइम के लिए काम करने वाली बात होती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बुलाओ बच्चों को। भाई एक बार वो दीप प्रज्वलन वाला वो है कि कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं, बुला लो। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नथौर युवा संसद का प्रोग्राम है। बाहर काफ़ी अच्छा प्रोग्राम बना रखा है इन्होंने, यूथ पार्लियामेंट को भी सही जचा रखा है, और अब एंट्री पॉइंट अलग से बना रखा है, और स्कूल बहुत सुंदर है। मेरा नज़र तो बार बार है वो स्कूल की ओर ही जाती है। इतनी साफ़ सफाई, और गांव वालों से भी मैं मिला यहाँ, गांव वालों का यहाँ के प्रिंसिपल ने बताया कि बड़ा सहयोग है। गांव में एक कमेटी बनी हुई है, शिक्षा सहयोग समिति बनी हुई है, जो विशेष रूप से जिसका काम ये है कि वो गांव में जाती है और स्कूल में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए चंदा इकट्ठा करना आदि उनके ये काम होते हैं। ये जो गुरमेल जी हैं, ये आगे जो नीली शर्ट में ये प्रिंसिपल हैं यहाँ के, और ये इसी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन गांव वाले इनके बहुत प्रेज़ कर रहे हैं।
युवा संसद के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भाग लेने के लिए इसमें आ रहे हैं। अच्छी तरह चेकिंग की जा रही है। चेकिंग पॉइंट है वो बहुत अच्छा बनाया है, एंट्री एग्ज़िट दोनों बना रखे हैं और उनकी वेशभूषा को भी अलग अलग करने की पूरी कोशिश की गई है ताकि लगे कि यूथ पार्लियामेंट का एक जीवंत सा दृश्य दिखाई दे। अच्छा किया है। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बरसात भी शुरू हो गई है, बूंदें गिर रही है। गांव के मौजूद व्यक्ति भी यूथ पार्लियामेंट को देखने के लिए आए हुए हैं। हार्दिक स्वागत करती हूँ तथा आज की कार्रवाई शुरू करने की घोषणा करती हूँ। मार्च में भी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करवाई जाए। मैं सुश्री सेजल जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। सुश्री बबीता महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। बबीता, having been elected a member of youth parliament, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty of India and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. पंजाब के पटियाला संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, अब शपथ अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। श्री कनप्रीत महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे? मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? मैं पंजाबी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगा। मैं कनप्रीत जो कि युवा संसद की लोकसभा का मैंबर चुनिया गया, ईश्वर की सौं लेता हाँ कि मैं कानून राही स्थापित भारत के संविधान प्रति आस्था ਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ, देश ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ एकता ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ श्रद्धा ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। परिवारों के लिए अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करती हूँ। माननीय महोदया, मैं अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए सभी सदस्यों को श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। वे हमारे राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति तथा मानव संसाधन थे। हमारे लिए इन 270 सदस्यों की असामयिक मृत्यु अत्यंत दुखपूर्ण है तथा मैं इन सब के परिजनों के लिए अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करती हूँ और संकट की इस घड़ी में
परिवारों की हर संभव मदद के लिए तैयार हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप व सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने को भी संयोजित करती हूँ। देश के लिए हमारे इन सदस्यों का योगदान अतुलनीय है। विमान हादसे में मारे गए 270 सदस्यों की वजह से मैं अत्यंत दुखी हूँ, जिनमें कई युवा छात्र भी थे। हमारी संवेदना शोक संतप्त परिवारों के साथ है। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और इस तरह की दुर्घटना फिर कभी न हो। दुख और करुणा से भरे इस हृदय से हम दुखद हवाई दुर्घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति गहरी संवेदना और शांति प्रकट करते हैं। इस अपार क्षति और दुख की घड़ी में हम शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़े हैं। शोक संदेश भेज दिया जाए। जी अध्यक्ष महोदय, शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेज दिया जाएगा। अपने नए मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों का परिचय सदन से करवाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और आपके माध्यम से अपने इन साथियों का सदन में परिचय करवाती हूँ। नवनियुक्त कृषि मंत्री सुश्री बेन, जो हरियाणा के भिवानी क्षेत्र से सांसद है। नवनियुक्त गृह मंत्री सुश्री सुनीता, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। नवनियुक्त वित्त मंत्री सुश्री प्रतीक्षा, जो राजस्थान के सीकर जिले से सांसद है। हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। माननीय सभासदों, अब सदन की कार्यवाही शुरू की जाती है। महासचिव जी, प्रश्न सूची व आज का एजेंडा सभासदों में बांटा जाए। हल्की होती है कमाई, डॉलर बढ़े तो महंगाई ही महंगाई। सवाल है सदन में सरकार से यही, कब थमेगी रुपए की ये गिरावट परछाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का अवमूल्यन लगातार जारी है और यह गिरकर प्रति डॉलर 80 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। क्या मंत्री जी सदन को यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस अवमूल्यन का क्या कारण है? मंत्री जी, सदन को यह भी बताएं कि रुपए के अवमूल्यन को रोकने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है। अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं, संकट संग अवसर भी दरवाजा खटखटाते हैं। रुपए का सफर कमजोर नहीं होगा, भविष्य में कदम नए उजाले लाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं विपक्षी सांसद के द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिए धन्यवाद करती हूँ तथा मैं पूरे सदन को बताना चाहती हूँ कि सरकार को यह जानकारी है कि डॉलर के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। अध्यक्ष महोदया, इस अवमूल्यन का प्रमुख कारण सोने के आयात में तीव्र वृद्धि है, जिसके कारण चालू खाते का घाटा अधिक बढ़ गया है। अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को सूचित करना चाहूंगी कि भारतीय रुपया भले ही डॉलर की तुलना में 80 के ऊपर पहुंच गया है, लेकिन रुपए के इस अवमूल्यन को रोकने के लिए धन्यवाद। माननीय कृषि मंत्री जी, महंगाई की आंधी को थामा जाएगा, खेती के हर खेत को सजाया जाएगा। किसान की मुस्कान है हमारी पहचान, किसान की मुस्कान है हमारी पहचान, यही है सरकार का असली अभियान। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई ऐतिहासिक कदम बढ़ाए हैं। जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल है, हमने फसलों की MSP में लगातार वृद्धि की है, जो किसानों की उनकी लागत का 1.5 गुना सुनिश्चित करती है। इसके अलावा PM किसान
समान निधि जैसी योजनाओं के माध्यम से हम सीधे किसानों के बैंक खातों में उनकी आर्थिक सहायता पहुंचा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार केवल एमएसपी पर निर्भर नहीं है। हमने किसानों को फसल विविधीकरण, मधुमक्खी पालन, पशुपालन जैसे क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि किसान को मौसम की जानकारी, बाजार मूल्य की जानकारी और सरकारी योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त हो सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारा लक्ष्य डिजिटल इंडिया को डिजिटल कृषि के साथ जोड़ना है। इसके लिए हम किसानों के लिए मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहे हैं, जो उन्हें बीज से लेकर जार तक की पूरी प्रक्रिया में मदद करेंगे। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 203 सुश्री काजल। पेट्रोल पंप पर जाना अब त्योहार सा लगता है, रोजाना का खर्चा अब उधार सा लगता है, तेल जितना टंकी में उससे ज्यादा आंसू आंखों में, हर किलोमीटर सफर अब भार सा लगता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही में पेट्रोलियम सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की है? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है? माध्यम से अपने साथी को यह बताना चाहूंगा कि इराक में चल रहे गृह युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम काफी बढ़ गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तेल कंपनियों का घाटा भी बहुत अधिक बढ़ चुका है। इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्य जी को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारण बाजार दर के आधार पर किया जाता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल को सरकार द्वारा रेगुलेट कर दिया गया है। जी, क्या इस मूल्य वृद्धि से हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है? अगर नहीं, तो क्या सरकार ने इस मूल्य वृद्धि से सभी पहले पर विचार किया था? क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया था कि देश में पड़ रहे भयंकर सूखे की स्थिति में समाज के मध्यम तथा निम्न वर्ग के लोगों पर प्रभाव पड़ेगा? सुश्री मंशा के प्रश्न के उत्तर में यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने अवश्य ही अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर विचार किया था। यह निर्णय हमारे पूरे मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया था। Please to state whether it is a fact that sex-selective abortion happen in the small clinic nursing home which operate illegal. If so, the detail thereof. Whether it is also fact that the sex-selective abortion happen in the small clinic nursing home which operate illegal. If so, the detail thereof. Whether it is also fact that the Medical Council of India has asked all the concerned to Medical Council of about unethical act or medical misconduct. If so, the detail thereof. Madam, the government is implementing a comprehensive legislation, the Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques, Prohibition of Sex Selection Act 1994, and the rules were framed thereunder for prohibition of sex selection before or after conception, regulation of prenatal diagnostic techniques, and prevention of their misuse of sex determination leading to female foeticide. Commission, prescription of unnecessary ultrasonography, investigation, illegal abortions, and nexus with drug companies, etc. As per instruction, the concerned medical council should take immediate action and even suo motu notify the action taken by them in local newspaper and put it into the website under intimation to the Medical Council of India. Beti Padhao scheme to curb the menace of female foeticide and balance the declining ratio. Thank you, Madam Speaker. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि गृह मंत्री जी, आप यह बताने का कष्ट करें कि ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन सिंदूर में कितनी संख्या में आतंकवादी मारे गए? आप यह बताइए, ऑपरेशन सिंदूर का नाम सिंदूर क्यों रखा गया? क्या यह ऑपरेशन भारत की संप्रभुता और शांति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है? आप यह बताइए, ऑपरेशन सिंदूर में भारत को आर्थिक और सैन्य रूप से कितना नुकसान हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदय,
ऑपरेशन सिंदूर का नाम भारतीय संस्कृति में विवाहित महिलाओं के प्रतीक है। यह नाम पहलगाम हमले में अपने पति खोने वाली महिलाओं के प्रति संवेदना और सम्मान व्यक्त करने का तरीका है। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर का नाम भारत की एकता और शांति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह ऑपरेशन जो पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद शुरू किया गया था, न केवल आतंकवादी उनके कृत्यों के लिए दंडित करता है, बल्कि भारतीय अपनी क्षेत्रीय अखंडता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत ने इस ऑपरेशन में कुछ विमान और सैनिक खोए हैं, लेकिन सटीक संख्या अज्ञात है। भारत को इस ऑपरेशन में आर्थिक नुकसान हुआ है। भारत पाकिस्तान की तुलना में बहुत ही कम है। की वर्षों में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में युवाओं के बीच स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि देखी गई है, जैसे कि अवसाद, चिंता और तनाव। इन समस्याओं के कारण छात्रों की श्रेणिक प्रदर्शन और उनके संग्रह कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदया से ये जानना चाहती हूँ कि युवाओं की स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताओं को संबोधित करने या उन्हें कोई विशेष कार्यक्रम या पहल चला रही है। विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों में युवाओं की मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना है? अगर नहीं तो क्यों? सत्रों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य सहायता हमने जनता को प्रदान की। अध्यक्ष महोदया, हमने पूरे देश में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता हेल्पलाइन के तहत 24/7 निःशुल्क परामर्श सेवाएं शुरू की हैं, जो उन युवाओं के लिए उपयोगी हैं जो सीधे किसी पेशेवर से मिलने में हिचकिचाते हैं। धन्यवाद। को बताना चाहती हूँ कि यह बात सही है कि कुछ विमान 25 से 30 साल पुराने हैं, लेकिन इन विमानों को पूर्ण रूप से जांच के बाद भी उड़ने की अनुमति दी जाती है। सरकार बड़ी संख्या में नए विमानों को खरीदने जा रही है, जिससे यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी तथा इस विमान हादसे के बाद सरकार अब पूरी तरह सजग हो गई है और इस विमान हादसे के बाद जिस कंपनी के विमान हादसे का शिकार हुआ है, अब उस कंपनी के सभी विमानों की तकनीकी जांच की जा रही है तथा विपक्षी मंत्री द्वारा जो आरोप लगाया गया है कि सरकार 10 से 15 साल पुराने वाहनों को सड़कों पर न चलने का जो फैसला था, सरकार ने उस पर एक बार रोक लगा दी है। धन्यवाद। वर्षा ऋतु में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व उत्तराखंड में हो रही भूस्खलन की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदया, जून जुलाई के महीनों में भारत के कई हिस्सों में गर्मी होने के कारण तथा छुट्टियां होने के कारण पूरे देश व विदेशों से पर्यटक हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व उत्तराखंड में घूमने के लिए आते हैं, परंतु सरकार द्वारा सड़कों का नियोजित विकास, अंधाधुंध वृक्षों की कटाई, सड़कों के किनारे अवैध होटलों व ढाबों के निर्माण की वजह से व बजट के दुरुपयोग की वजह से सड़कें टूट जाती हैं, लाखों की संख्या में पर्यटक फंस जाते हैं, हजारों जाने जाती हैं। लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ व अमरनाथ जैसी धार्मिक यात्रा पर गए होते हैं तो वो वापस नहीं लौटते। भूस्खलन व विशिष्ट की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। हो रहे जान माल के नुकसान पर हमारी सरकार पूरी तरह से चिंतित है, लेकिन जैसा कि माननीय सांसद महोदय ने कहा कि अनियोजित विकास व बजट का दुरुपयोग हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं के आगे किसी भी सरकार का किसी भी प्रकार का जोर नहीं चलता है। फिर भी हमारी सरकार भविष्य में ऐसी घटना न हो तथा किसी भी प्रकार का जान माल का नुकसान न हो, इसके लिए पूरी तरह प्रयास कर रही है तथा ऐसे स्थानों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां यह घटना होने का अंदेशा है। बचाव व राहत कार्यों के लिए हमने टीमें गठित कर पहले से ही ऐसे स्थानों पर भेज दी गई है। धन्यवाद। कार्रवाई में भाग लेने के लिए आ रही थी तो राजीव चौक पर पुलिस ने मेरी गाड़ी रोक ली। महोदया, मैं सरकार की तरफ से खेद प्रकट करती हूँ और इनकी शिकायत
विशेषाधिकार हन समिति को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी जाएगी। जिन्होंने हाल ही में अपनी शिक्षा पूरी की है। मौजूदा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 1 करोड़ लोगों को रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा जनता से किया था, लेकिन यही सरकार आजकल युवाओं को रोजगार के नाम पर पकौड़े तलने व स्वयं रोजगार चलाने हेतु कह रही है। बढ़ती हुई बेरोजगारी समाज के लिए एक अभिशाप है, जिससे दिन प्रतिदिन अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। यदि सरकार इन युवाओं के लिए उचित कदम उठाए तो यह भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, क्योंकि भारत की 66% आबादी युवाओं की है। विकसित भारत का सपना देखने वालों के लिए यह एक गंभीर बाधा है। मामले पर चर्चा चाहते हैं वे हाँ कहें, जो चर्चा नहीं चाहते वो ना कहें। चर्चा के विपक्ष में बहुमत होने के कारण काम रोको प्रस्ताव निरस्त किया जाता है कि अज्ञानता की हर दीवार तकनीक से गिर जाएगी, भविष्य की नई पीढ़ी अब सपनों से खिल जाएगी। शिक्षा की ये जोत अब देश के कोने कोने में जाएगी, कि शिक्षा की ये जोत अब देश के कोने कोने में जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सदन में डिजिटल शिक्षा 2025 प्रोत्साहन एवं विस्तार विधेयक को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदया, वर्तमान समय उस तकनीक का समय है तथा इस युग में केवल भौतिक एवं स्कूली शिक्षा तक सीमित रहना शिक्षा के विकास में गति के मार्ग में एक प्रकार से अवरोध है। इसलिए हमारी सरकार तकनीकी विकास का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करके भारतीय शिक्षा को उसके उच्चतम मुकाम पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार ने एक कानून डिजिटल शिक्षा 2025 प्रोत्साहन एवं विस्तार के नाम से तैयार किया है, जिसके तहत अध्यक्ष महोदया, सरकार ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में स्कूलों एवं दूरदराज के क्षेत्रों में सदन में भेजा जाए। आदरणीय सभासदों, विपक्षी सांसदों की मांग पर बिल पर सीधी चर्चा की अनुमति दी जाती है। माननीय पूनम विधेयक में अपना विचार रखना चाहती है। माननीय पूनम। अध्यक्ष महोदया, जैसे कि प्रतिदिन सुनने में आता है कि लोगों के साथ साइबर ठगी, जिसमें से लोगों के बैंक खातों में से पैसे निकालना, एआई के माध्यम से एडिट करके ऑडियो व वीडियो बनाकर लोगों को झूठे केस फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करना व लोगों की निजी जानकारी चुराकर उन्हें विभिन्न तरीकों से परेशान करना आम बात हो गई है। इसलिए महोदया, मैं शिक्षा मंत्री जी से यह कहना चाहती हूँ कि डिजिटल शिक्षा 2025 के प्रोत्साहन व विस्तार विधेयक को लागू करने से पहले इस तरह के आपराधिक घटनाओं से बचने हेतु उस तकनीक युक्त पोर्टल का निर्माण किया जाए तथा कड़े साइबर कानून बनाए जाएं, ताकि लोग परेशानियों से बच सकें। सांसद साथी ने जो बात कही है कि इससे साइबर ठगी बढ़ेगी और लोगों के बैंक खाते सुरक्षित नहीं है, हम इस बात को स्वीकार करते हुए आपको आश्वस्त करते हैं कि इस तरह की घटनाओं को रोकने हेतु तकनीक में निरंतर सुधार व अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान किया गया है तथा आगे की तकनीक में निरंतर सुधार करते रहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, इसके साथ साथ दूर दराज के क्षेत्रों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी कमी है, इसका भी उचित प्रबंध किया जाए, वरना कहीं ये विधेयक भी डिजिटल इंडिया 2014 के सरकार के दावों की तरह एक खोखला नारा ही न बनकर रह जाए। यदि सरकार इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए विधेयक पारित करती है तो विपक्ष इसका समर्थन करेगा। क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और आम आदमी की फोन से बाहर है, तो मैंने प्रस्ताव के बिंदु नंबर 1 पर यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार ने कुछ बड़ी कंपनियों के साथ बातचीत करके उन क्षेत्रों तक यह सुविधा पहुंचाने के लिए प्रयास है तथा मैंने प्रस्ताव के बिंदु नंबर 5 पर भी यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि गरीबों के लिए विशेष छात्रवृत्ति, शिक्षा ऋण, टैब व लैपटॉप जैसी सुविधाएं देने का प्रावधान बजट में भी रखा गया है। की कमी होती है, जिससे छात्रों में सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है और जिससे पूरे
समाज में सामाजिक विकास भी प्रभावित होता है। इसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, इसलिए मैं विपक्ष से आग्रह करती हूं कि विपक्ष विरोध करने की आदत को छोड़कर इस विधेयक को राष्ट्रहित में लागू करवाने के लिए अपना सहयोग करें। लगन से ये काम कर रहे हैं। एक एक पहलू इस युवा संसद के एक एक बारीक से बारीक टॉपिक पर ये हमें हमारा जो ग्रुप बना हुआ है इसके ऊपर सूचनाएं देते हैं, मोटिवेट करते हैं, बताते हैं आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है। जब मर्जी इनको फोन कर लो, जब मर्जी इनको फोन कर लो, ये हमारे लिए तैयार है। इनके हौसले को सलाम। स्कूल परिवार की ओर से मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि आज ये हमारे दूर दराज के राजस्थान किनारे में बसे स्कूल पर फिर चली आए। मैं एक बात और बता दूं कि बहुत सारे स्कूलों में और भी जजेस बनाकर भेज रहे हैं ये, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था, मैं ये चाह रहा था, हमारी स्कूल की टीम ये चाह रही थी कि आदरणीय बरात जी ही हमारे स्कूल में आए और हमारी इन्होंने सुनी और हमारे बीच आए। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और हमारे बच्चों को मार्गदर्शन दें। आदरणीय बरात, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा नथौर आके, जीवन में पहली बार आए होंगे 57 साल की उम्र में। तो एक बार आपके पड़ोसी गांव बड़ी में आया था, बारात में आया